जी, सारे यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आगे फ्यूचर है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, आगे कोई होप भी नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से आप देखते हैं कि बेरोजगारी है। अब कोई जो स्टूडेंट है, अगर वो 15-20 साल लगाकर अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, अपनी तालीम को, एजुकेशन को कंप्लीट करता है, उसके जी, जी, बाद में उसको 10,000 या 15,000 सैलरी ऑफर की जाती है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गजवा हिंद के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, देखा था। ये उलमा कराम के 2-3 हमारे मकतबा फिक्र हैं यहाँ पर। एक तो ये कहते हैं कि जी गजवा हिंद हो चुका है। जो मोहम्मद बिन कासम हो ने जब चुका है। सिंध के ऊपर जब हमला किया था, तो वो गजवा हिंद की जो हदीस थी उसके बारे में वो पूरी हो चुकी है। उसमें अब ये देखें कि इंडस्ट्री हमारी सारी की सारी बंद होगी। इसी जो इन्होंने एफर्ट की, इसके नतीजे में जो, क्योंकि बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इन्होंने इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी थी। जो रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज जी, होता है, जी। वो सारा महंगा हो गया। उस वजह से पाकिस्तान के जो हालात है वो पहले से ज्यादा। एक तो आपको पता है कि इंपोर्ट टोटली जो है वो इंडिया से भी बंद हो चुकी थी। इमरान खान साहब ने अपने दौर में बंद कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हमारे जो गेस्ट हैं इनको आप देखते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। परफेक्ट रिएक्शन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। आज इनसे हम डिस्कस करेंगे जो आईएमएफ की तरफ से लोन मिला है पाकिस्तान को, इसको लेकर जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी, मुजफ्फर भाई, आप ये मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोन मिलता है, मतलब कहीं से कर्ज मिलता है, तो उसको लेकर आपके प्रधानमंत्री खुशी मनाते हैं, आपके नेता खुशी मनाते हैं, आपके जो समर्थक होते हैं, जो जो इसमें गवर्नमेंट है उसके जो समर्थक होते हैं, वो ट्विटर के ऊपर या हर जगह के ऊपर वो खुशी मनाते हैं। तो लोन मिलने से कौन सी खुशी है? वो तो एक कर्जा है और वो आपको वापस ही करना है। तो इसको लेकर इतनी खुशी का माहौल पाकिस्तान के अंदर क्यों बन जाता है जब जब कर्जा मिलता है तब? जी, बहुत अच्छा आपने जो है सवाल किया। पाकिस्तान के, आपको पता है कि इमरान खान साहब की जब से गवर्नमेंट गई है, उसके बाद से जो पहला इनका जो मकसद था, पहला एम था, वो यही था कि पाकिस्तान को कैसे डिफॉल्ट से बचाया जाए। क्योंकि सारे जो है लोग यही कह रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर सारे जो तजिया निगार हैं मुआशी, उनका यही कहना था कि जी, जी, पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो उसमें पहला जो इनका मकसद यही था कि किस तरीके से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जा सके। तो उन्होंने ये इस पे ऊपर कोशिश की। आईएमएफ जैसे इनको कहता था कि जी अब आप फ्यूल प्राइसेस जो है उसको बढ़ा दें, आप जो है बिजली के ऊपर आप टैक्स और लगाएं। इस तरह जो भी वो टैक्स बोल रहे थे, वैसे वैसे ये बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली आईएमएफ की नहीं हो रही थी। अ, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 1 साल के अंदर इन्होंने जो है वो डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जो बिजली के रेट थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और दीगर भी जो टैक्सेस थे बहुत ज्यादा लग गए। सिर्फ मकसद यही था कि किसी तरीके से आईएमएफ से लोन ले लिया जाए। इसका कोई मुतबादल भी हो सकता था, इसका कोई और भी जी, अरेंजमेंट ये कर सकते थे, लेकिन ये 1.2 बिलियन के लिए ही इन्होंने सारी एफर्ट की है। $3 बिलियन के लिए? जी, 1.2 बिलियन थे जो पहली जो किस्त आनी थी। उसके बाद में जी, 3 जी, बिलियन तो अभी ये आरजी एक बेल। मतलब टोटल जितना अप्रूव्ड हुआ है, टोटल जितना अप्रूव्ड हुआ है $3 बिलियन का है। थोड़ा थोड़ा करके आईएमएफ जो है पाकिस्तान को देगा। जी, जी। तो उसमें अब ये देखें कि इंडस्ट्री हमारी सारी की सारी बंद होगी। इसी जो इन्होंने एफर्ट की, इसके नतीजे में जो, क्योंकि बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इन्होंने इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी थी। जो रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज जी, होता है, जी, वो सारा महंगा हो गया। उस वजह से पाकिस्तान के जो हालात है वो पहले से ज्यादा। एक तो आपको पता है कि इंपोर्ट टोटली जो है वो इंडिया से भी बंद हो चुकी थी। इमरान खान साहब ने अपने दौर में बंद कर दी थी। ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़राअत जो है बहरान का शिकार होगी। ये सारे मसले मसाइल जो जब बनकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ पाकिस्तान के। गंदम आपने देखा कम हुई, तो लोग जो है वो ट्रकों के लाइनों के दौरान वो बेहोश हुए, कुछ मर भी गए। लंबी लंबी आटे की लाइनें लगी हुई थी। ये जी, सारी चीजें मिल मिलाकर पाकिस्तान को एक बहरान जो था, उसमें एक होप यही थी। पाकिस्तान हमेशा से, आपको पता है, जब से पाकिस्तान बना है, तो इस इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस मुल्क को कैसे एक इकोनॉमी इसकी बेहतर करें। हमेशा यही होता था कि कभी अमेरिका की तरफ देखते थे कि डॉलर कैसे उससे लिए जाएं। उसके लिए अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लेना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो किया जाता है। अगर वो अमेरिका की तरफ से डॉलर नहीं मिलते थे, तो हम फिर सऊदी अरब की तरफ देखते थे कि सऊदी अरब हमें कुछ हेल्प करे। कभी यूएई की तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मांगते रहते हैं, कभी चाइना की तरफ हम देखते हैं।
अपने मुल्क को कैसे हमने इस बुहरान से निकालना है, इसकी तरफ हमारी कभी तवज्जो गई नहीं। इसी वजह से जो अब यूएई और जो चाइना और सऊदी अरब ने भी हत्ता कि ये कह दिया कि आपको अगर आईएमएफ जो है लोन अप्रूव करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए इनकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो उसी के ऊपर लगी थी कि अवाम मरती है, भूखी मर जाए, इंडस्ट्री बंद होती है, हो जाए। और मुआशी बहरान जितना मुल्क के अंदर होता है, इन्फ्लेशन रेट आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है, महंगाई की शरह जो है वो 35-40% तक पहुंच चुकी है। लेकिन इनकी कोशिश यही थी कि अच्छा, आईएमएफ के आगे लेट बहुत जाएं। जी। आपके वीडियो में मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं पाकिस्तान में तो बहुत पैसा भरा पड़ा है, बैंकों में आप देख लो, गाड़ियों से लोग घूम रहे हैं, किसी के पास पैसे कमी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर इतना पैसा है लोगों के पास में तो जो है ये इतनी दिक्कतें वहां पर क्यों आ रही हैं? ये बिल्कुल आपने कहा, ये चंद 100 खानदान है पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास है, जी। जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इनमें ब्यूरोक्रेट अलग से हैं और ये एलीट क्लास अलग से है। ये इनके पास बहुत पैसा है, यही तो लूट रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है। यही चंद खानदान तो इस मुल्क को लूट रहे हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है पैसे की, बहुत पैसे हैं इन लोगों के जी। पास। लेकिन अब आप देखें कि जो एक आम आदमी था, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो बेचारा, उसके पास कुछ नहीं रहा, उसको अपनी इज्जत बचाना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। जिस कदर यहाँ पर महंगाई हो चुकी है, जिस कदर बेरोजगारी हो चुकी है। अब बिजली का बिल मैं बताऊं कि मैं अब मेरे एक आप नॉर्मल घर के बिजली का बिल 20 से 25 हजार रुपए बिजली का बिल है। मैं एसी चलाऊं ना चलाऊं, एसी चलाऊं तो वो 40-50 हजार तक पहुंच जाएगा। और मैं सोच सोच ही नहीं सकता कि मैं एसी चलाऊं। तो एक देखे, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी अब यहाँ पर सैलरी जो है 20-25 हजार रुपए सैलरी है, वो बेचारा कैसे जी गुजारा करेगा इस मुल्क के अंदर? वो बिजली के बिल जी। देगा, जैसे बच्चों की फीसें देगा, घर का किराया देगा। तो ये चंद जी खानदान ऐसे हैं जो माफियाज हैं, कि जो हर चीज में जब उन्हें पता चलता है कि ये चीज शॉर्ट होने लगती है तो वो पहले से ले लेते हैं। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनके पास बैंक बैलेंस भी है, उनके पास हर चीज है। लेकिन वो सिर्फ लूटने के लिए पैसा है, उस मुल्क को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मुजफ्फर भाई, अगर आप बात करें बिजली के बिल की, तो ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर 7-8 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लोग काम करते हैं, एसी भी चलता है, उसके बाद में 5,200 रुपये बत्ती का बिल आया है, जो बिजली है उसका बिल आया है। तो आपके यहाँ पर महंगाई तो ज़्यादा है, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको 3 गुना में भी कर लें तो फिर 15,000 के आसपास में होगा लेकिन 25,000 रुपये विदाउट एसी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस तरीके से चीज़ें अगर चलती रही तो फिर आप पाकिस्तान को 10-15 साल बाद किस तरीके से देखते हैं भाई? अगर ये यही सारी कंडीशन चलती रही तो आपके जो बच्चे थे उनका फ्यूचर, जो उनके बच्चे होंगे उनका फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं? अह, धीमान भाई, मैं आपको पता है कि फील्ड के अंदर जो रोड शो वगैरह करता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट के पास ही जाता हूँ। पाकिस्तान से जी पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 10 लाख के करीब जो है स्टूडेंट मुल्क छोड़ के जा चुके हैं हमारे। और जो यहाँ जी पर इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जो बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी, उसके जो मोस्टली स्टूडेंट है वो यही कह रहे हैं कि हम जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे, हमें इस मुल्क के अंदर नहीं रहना। जी सारे यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आगे फ्यूचर है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, आगे कोई होप भी नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से आप देखते हैं कि बेरोजगारी है। अब कोई जो स्टूडेंट है, अगर वो 15-20 साल लगाकर अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, अपनी तालीम को, एजुकेशन को कंप्लीट करता है, उसके जी जी बाद में उसको 10 हजार या 15 हजार सैलरी ऑफर की जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि 10-15 हजार के अंदर एक जो बंदा है वो कैसे अपना सरवाइव करेगा, कैसे गुजारा करेगा, जहाँ बिजली के बिल इतने हों, फ्यूल जो रेट है इतने हैं। यहाँ पर जो डालडा घी है, आम आम जरूरत है हर घर के अंदर, वो 500-550 रुपए किलो वो हो। सब्जियां महंगी हो, दालें महंगी हो, चावल। हत्ता कि आप एक डॉक्टर के पास, मैं रात भी आपको पता है कि डॉक्टर के पास गया तो जी जी फीस डॉक्टर की 2 हजार रुपये फीस है सिर्फ चेक करने की, कि उसने देखना है कि इसको मसला क्या है। तो जिस बंदे की तनख्वाह 15 हजार है, वो 2 हजार डॉक्टर को एक दफा चेक कराने की फीस देगा। उसने आगे मेडिसिन भी लेनी, उसने बिजली के बिल देने, उसने इस मुल्क के अंदर कैसे रहना है, कैसे वो गुजारा करेगा? या तो वो चोरी करेगा या डाके मारेगा, इस तरह के अगर काम करेगा तो वो इस मुल्क के अंदर रह सकता है। अदरवाइज कोई जॉब करके, कुछ मेहनत मजदूरी करके इस मुल्क के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप यहाँ पर हमारे जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर जाकर देखें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मुल्क छोड़ के जाने वालों की तादाद आप देखें कि अभी यूनान जो ग्रीस है उसके बाहर
उससे पास जो हाँ एक वो कश्ती तो उसमें 300 लोग 300 से लगभग ज्यादा मारे गए। पाकिस्तानी मारे गए। 300 से ज्यादा हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा कहीं से कुछ हो जाए, मैं इस मुल्क को छोड़ के यहाँ से चला जाऊं। ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की। मैं आप आपके सामने बैठा हूं, मैं भी अब यही चाहता हूं कि मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो। मेरे पास भी अगर कोई जी। अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं भी इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाऊं, जिस मुल्क के अंदर आपको पता ही नहीं कि आपके साथ होना क्या है। आप इस मुल्क के अंदर देखें ना, तो आपको यहाँ पर कोई, मैं अपनी बात करूं, हम खुल के किसी टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। हम कोई बात करने से पहले 100 दफा सोचते हैं कि ये बात जो है, इससे हमारे अदारे ना नाराज हो जाएं। आप डिपार्टमेंट जी छोड़ दीजिए, कुछ लोग डंडा लेकर बाहर आके घर खड़े हो जाएंगे कि तुमने इस्लाम के बारे में ये बोल दिया, तुमने किस चीज के बारे जी में बोल दिया, तुमने इस बाबे के बारे में बोल दिया उल्टा सीधा। तो बहुत चीजों के ऊपर आपको सोच के बोलना पड़ता होगा। जो आपके माहौल है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इतनी इतनी ज्यादा फ्री नहीं है जितना आप जिस तरीके से चाह रहे हैं आप। अब मैं इसमें थोड़ी सी मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि इंडिया के जो लास्ट जो 5 प्राइम मिनिस्टर आए, मैं उनको देख रहा था। पहले नरसिम्हा राव आए हैं 1991 जी से 96 तक। उसके बाद एच डी देवगौड़ा आए हैं ये 96 से 97 तक। अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं 1998 से 2004 तक। मनमोहन सिंह जी आए हैं कांग्रेस के जो थे जी 2004 से 14 तक। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए हैं। इन सब को आप देख लें, इन सब ने यही सोचा है कि जब 90 के दौर में इंडिया के ऊपर भी क्राइसिस आए थे, इन्होंने सब ने ऐसे देखा कि बहुत हम अच्छा अपने है। मुल्क को इकोनॉमी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम के बाहर कैसे लेकर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अब मैं आपको पाकिस्तान के जो आखिरी 5 प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम बताता हूँ और उनके कारनामे बताता हूँ। उसमें तो डिक्टेटर भी परवेज मुशर्रफ भी आए थे बीच में। अच्छा, 5 आप बता रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा और पीछे चला गया। वो देखें, ये अगर प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं तो इन पांचों ने किसी ने भी अपना जो मुद्दत है टेन्योर वो पूरा नहीं किया। यूसुफ रजा गिलानी जी थे, वो देखे जिम्मेदार थे, वही जिम्मेदार थे जो जब पाकिस्तान जब बना, उनके जो बड़े थे वो कायदे आजम के साथ थे। अब ये उनकी औलादें जो हमारे ऊपर हुक्मरान। उसके बाद राजा परवेज अशरफ हैं, ये भी जिम्मेदार थे। नवाज शरीफ आपको पता है कि ये बिजनेसमैन थे, और उन्होंने अपने बिजनेस को ही आगे रखा हमेशा से कि मैं अपना बिजनेस कैसे इसको इम्प्रूव करूं और कैसे अरबों की जायदाद बनाऊं। शाहिद खाकान अब्बासी, ये भी बिजनेसमैन है, इनकी अपनी एयरलाइन है, ये प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान साहब, जिन्होंने सारी उम्र मांगने का काम किया, कि याद है उन्होंने क्रिकेट खेली या उसके बाद में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा किया, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ, वही नवाज शरीफ के भाई। तो इधर देखें ना, आप अगर अपने प्राइम मिनिस्टर देखें और हमारे प्राइम मिनिस्टर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की तरजीह क्या है। आप लोगों की तरजीह है कि कैसे इंडिया को एक दुनिया के अंदर उसकी इकानमी को बेहतर करना है और एक इज्जत वाला मकाम, जैसे कि ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं। इंडिया को इस वक्त जो है दुनिया की 5वीं इकानमी है, और जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अब आइंदा चंद सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी इंडिया बन जाएगा। जबकि पाकिस्तान जी के जी बारे दो में हजार यही है कि पच्चीस हमने आईएमएफ का कर्जा कैसे लेना, हमने आईएमएफ से जो $3 बिलियन है या $1.2 बिलियन, इसको कैसे हमने लेना। तो ये अच्छा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले जो 50 साल हैं, हम तब भी आईएमएफ से जान नहीं छुड़वा सकते। तब भी हमारे जो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो भी यही बोलेगा कि जी हाँ, आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है या उसको हमने कैसे उसको करना है, हमने कर्जा कैसे ले लिया। मैं देख रहा था अभी राजा परवेज अशरफ के प्रोफाइल में चेक कर रहा था, उसकी जो अचीवमेंट थी उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था कि इसने कर्जा लिया। तो भाई ये अचीवमेंट है हमारी, कि एक प्राइम मिनिस्टर की जो अचीवमेंट के अंदर लिखा गया हो कि इसने इतने बिलियन डॉलर जो है वो मुल्क को कर्जा लेकर दिया। मुजफ्फर भाई, कर्जे से याद आया मुझे कि नवंबर तक आपके जो देश पाकिस्तान को $23 बिलियन के आसपास में कर्जा लौटाना है, जिन देशों से आपके देश ने कर्जा लिया है, या फिर आईएमएफ हो गया। मतलब ओवरऑल आपको किस्त पे करनी है $23 बिलियन के आसपास में। तो इसको किस तरीके से पे करेंगे? क्या आपको लगता है कि पे करेंगे, या फिर बैंकरप्सी की तरफ जो है फिर से पाकिस्तान एक बार बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये चाइना की बहुत बड़ी एक चाल है। जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि अमेरिका की साजिश है, इंडिया की जी साजिश है, जी। तो यहाँ पर अमेरिका और इंडिया की चाइना साजिश तो नहीं, यहाँ दोस्त पर है। चाइना 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 तो की साजिश दोस्त है है भाई, इसमें। बच्चा बच्चा वाला। ये दोस्त वही दोस्त है कि जो जब गले मिलता है तो उसके हाथ में खंजर होता है, और पता नहीं चलता बाद में जब बंदा मरने लगता है तब वो उसको देखता है कि यार ये तो मेरा दोस्त था। ये वैसा दोस्त हमको लगता है, जैसे कि जो भाई भाई होते हैं जब अलग हो जाते हैं तो बीच में एक आता है, फिर फायदा उठाता है एक का। फिल्मों में देखा होगा आपने, फिर वो चला जाता है फायदा उठा के। तो चाइना फायदा उठाने वाला है, और हम भाई भाई लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसका फायदा दूसरे देश आराम से उठा रहे हैं।
जी ये अमरीशपुरी है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैं माजरत के साथ, अमरीशपुरी मेरे मोहतरम है, जी, लेकिन यहाँ जी, पर ये जो अमरीशपुरी जिस तरह का रोल करते होते हैं फिल्मों में, तो इस वक्त चाइना जी, वही जी, वही कर रहा है, लेकिन इसमें अब वो दोस्त बन के पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एसेट्स हैं, हमें पता ये चला है कि अनकरीब आने वाले कुछ अरसे में उन सबको चाइना अपने हाथ में ले रहा है। पाकिस्तान के जितने बड़े जी, जी, एयरपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, पाकिस्तान ग्वादर तो ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है। तो ये सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। यही होगा जो, देखिए चाइना, जब हम चाइना को हमने उसकी जो किस्त देनी होती है, वो किस्त देने से पहले हमसे पूछता है कि हाँ आपके पास पैसे हैं, हम कहते हैं नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो हमें नया कर्जा जारी करता है, नया कर्जा नई शर्तों के ऊपर जारी करता है, और जी, उसी कर्जे में से अपने पैसे निकाल के बोलता है जी ये देखें आपकी किस्त जो है वो हमने रख ली है। तो पाकिस्तान को मिलता तो कुछ भी नहीं है। एंड में यही होना कि जैसे आपने बोला है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ना करे कि ये चाइना का आकर बैठ जाएगा, बोलेगा भाई जी अब आपके पैसे जो हैं वो पूरे हो गए हैं और आज से ये मुल्क मेरा हो गया। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल ये सारी सिचुएशन है, फूड क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है, इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोग आपके यहाँ वहाँ के जो हैं वो इन सारी चीज़ों से लड़ने की जगह वो हमेशा भारत से लड़ने की सोचते रहते हैं। कहते हैं हम गजवाए हिंद कर देंगे, हम जिहाद करेंगे भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। अरे पहले अपने देश को उस लायक बना लो कि दुनिया के अंदर जब कहीं जाओ आप तो कम से कम सम्मान दिया जाए आपको। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पाकिस्तान के लोग नहीं सोचते, लेकिन गजवाए हिंद के बारे में सोचेंगे, भारत को कैसे ख़त्म करना है वो सोचेंगे, हिंदुओं को कैसे ख़त्म करना है ये सोचेंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी ये लोग वेस्ट नहीं करते हैं अपनी। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। मैं ये कहूंगा कि देखिए 1947 से पहले मेरे जो बड़े थे या आपके बड़े थे एक साथ रहते थे, कोई किसी जी, को जी, नहीं पता था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। भारत के अंदर लोग अभी भी रहते हैं। ये अक्सर हमारे मुसलमान भाई उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। बल्कि आज मेरी बात हो रही थी वहां पर लखनऊ के अंदर, वो एक हिंदू भाई से मेरी बात हो रही, बल्कि उसके साथ मैंने भी प्रोग्राम भी करना है। वो कह रहे कि 2000 मुसलमानों के घर हैं वहां पर, जहां पर मैं रहता हूँ। जी। 2000 जी, मुसलमानों के घर हैं और अकेला मैं एक वहां पर हिंदू रह रहा हूँ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन मुसलमान है, या उनको कभी उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं हिंदू हूँ। इतना हम में आपस में प्यार मोहब्बत के साथ हम रहते हैं वहां पर। तो यहाँ पर आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, आप ये सिंध वाली साइड पे जाएं, हिंदुओं के लिए अलग से गिलास रखे हुए हैं, उनको अपने साथ नहीं वो बैठने देते। किसी जगह पर वो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते अपनी मर्जी के साथ। अभी एक केस जो रिसेंटली, उससे पहले एक हुआ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस है कि जहाँ उनकी लड़कियों को उठाकर जबरी तौर पर जी, जी, उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। और ये क्या एक माइंडसेट हमारा बनाया गया है। ये पूरा का पूरा जो है इस्लाम के नाम के ऊपर किया जाता है कि ये हम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, ये हम करेंगे तो बहुत अच्छा काम है, जबकि जोर ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर मना की गई है। तो इस्लाम का सहारा लेके कट्टरपंथी लोग किसी भी तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर बाद में कहेंगे कि इस्लाम तो शांति से फैला हुआ है, इसकी में तो जोर ज़बरदस्ती कभी की ही नहीं गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो खास तौर पर उलमा कराम है, और जो जी, मदारस के अंदर बच्चों को तालीम दी जाती है, वो उसके अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है। उलमा कराम अपने जो जुमे के खुतबे, मैंने खुद कई जुमों के खुतबों को मैं देखा है कि तरगीब दी जाती है, लोगों को बताया जाता है कि जी आप किस तरीके से दूसरे को मुसलमान करना है। वहां पर ले ये नहीं बताया जाता कि आपने देखें, इस्लाम अगर आप फैलाना है तो उसके आप अपने आप को बेहतर करें, अपने अखलाक को बेहतर जी, करें, जी, आपसे कोई इम्प्रेस हो। दुनिया के अंदर इस वक्त जो आप देखें, जो करप्शन से फ्री ममालिक हैं, पहले 25 ममालिक में से कोई एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है। कितनी ये शर्म वाली जी, बात है, हम ये कहते हैं कि जी बिल्कुल, हमारा दीन, हमारा मजहब जो इस्लाम है वो सबसे अफजल, सबसे बेहतर, नो डाउट होगा। लेकिन उसका अमली मुजाहरा भी करने की जरूरत है कि नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप जाएं, मस्जिद के अंदर से आपके जूते उठाए जाते हैं, मस्जिद के जो वॉशरूम है उनके जो लोटे हैं उनको जंजीरों से बांधा जाता है, ये कहीं ये कोई उठा के ना ले जाए। मस्जिद की जो जी, जी, नल है, टूटियां होती हैं, वो खोल के ले जाते हैं। तो ये इस्लाम, देखें ये इस्लाम का गढ़ जो होता है वो एक मस्जिद होती है। जब मस्जिदें हमारी महफूज नहीं, मुसलमानों से महफूज नहीं है, तो बाकी तो हिंदू बेचारे या दूसरे वो क्या महफूज रहने। यहाँ पर इखलाकी तौर पर पाकिस्तान या मुसलमान यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर इंतहाई गिरावट का शिकार है। इंतहाई हम नहीं देखते कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी तरफ से किसी को कुछ उसकी जान जा रही है, कुछ हो रही, किसी भी आप शोबे में चले जाएं,
आप यहाँ पर अगर हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं तो डॉक्टर तो आपकी जान ले लेते हैं। कोरोना के अंदर मैं आपको बताऊं, कोरोना के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि कोरोना के अंदर जो आम पेशेंट थे उनको जानबूझकर कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर करके उनकी डेड बॉडी को रोक लिया जाता था। और उनको जब उनके वारिस आते थे, बोलते थे कि जी हमें अपने जो प्यारे की डेड बॉडी दे दें हमें, वो कहते थे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, आप हाँ अगर आप हमें 5 लाख रुपए दें तो हम आपको डेड बॉडी देंगे। तो जो मुल्क जिसके अंदर इतनी घिनौने काम होते होंगे, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो हिंदुओं के साथ उनका क्या सलूक होगा, क्या बर्ताव होगा। सिर्फ हिंदुओं के साथ ही हमारा बर्ताव ऐसा नहीं है, हिंदू तो बेचारे हमारे जुल्म का शिकार हुए हुए हैं, यहाँ के मुसलमान भी मुसलमानों के हाथों नहीं बचे हुए। समझ नहीं आती कि ये जो इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया गया, जिसको हमारे जो जिन्ना साहब ने बोला था कि यहाँ पर एक आजादी होगी, हर बंदे को अपनी आजादी के साथ जिंदगी गुजारेगा। कहाँ है आजादी? ना हमें बोलने की आजादी है, ना हमें जिंदा रहने की आजादी है यहाँ पर सही तरीके से, ना जी सकते हैं, हम तो मर भी नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। हम तो ये देखें कि ये मेरा अकेले का ये हाल नहीं है, यहाँ की जो इस वक्त तकरीबन 24-25 करोड़ आबादी हो गई है, उसका यही हाल है। चंद अच्छा, लेकिन खानदान ऐसे हैं एलीट क्लास के जो इस मुल्क के ऊपर जब से कायदे आजम के साथ जो आए थे, वही नस्लें इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं और वही हम सबका इस वक्त भी खून निचोड़ रही हैं। अच्छा मुजफ्फर भाई, हम लोग का जो मेन क्वेश्चन था उससे हम लोग थोड़ा सा दाएं बाएं निकल गए। ये क्वेश्चन था कि जो वहाँ की जनता है वो ये क्यों सोचती है कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद की जब बात की गई थी, मान लीजिए की भी गई थी, तब तो पूरा भारत ही था ना भाई, हिंद ही था। तो वो तो पाकिस्तान भी जो है उसी में आता है। तो अगर कोई चीज़ होगी तो पाकिस्तान के ऊपर पहले होगी, फिर भारत के ऊपर होगी। और न्यूक्लियर वार वाली कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स है, 2-3 बम के अंदर तो कई देश खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें कि हम तलवार भाला लेके जाएंगे, वहाँ गजवा चलेगा और हम अटैक कर देंगे, फिर इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे, ये सपना क्यों देखते हैं वहाँ के लोग? ये क्यों नहीं देखते हैं कि हम अपने देश को सबसे ऊपर लेके जाएंगे, अपने देश की इकोनॉमी जो कर्जा है इसको हम किसी तरीके से मेहनत करके ख़त्म करेंगे, अपने बच्चों का हम भविष्य देखेंगे, हमें दूसरे देश ना जाने पड़े, हम यहीं पर इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे कि हमारा देश के अंदर हमारे लोग रोजगार ढूंढेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए कभी क्यों नहीं बात करते, बस गजवा हिंद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी, आपके दो सवाल है, एक तो ये है गजवा हिंद को लेकर, और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी लोग अपने मुल्क की तरक्की के बारे में क्यों नहीं सोचते। जी सबसे जी। पहले तो मैं आपको बताऊं, गजवा हिंद के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, देखा था। ये उलमा कराम के 2-3 हमारे मकतबा फिक्र हैं यहाँ पर। एक तो ये कहते हैं कि जी गजवा हिंद हो चुका है, जो मोहम्मद बिन कासिम हो ने चुका जब है। सिंध के ऊपर जब हमला किया था, तो वो गजवा हिंद की जो हदीस थी उसके बारे में वो पूरी हो चुकी है। एक मकतबा फिक्र ये है, वो कहता है कि जी गजवा हिंद अभी होना है। लेकिन जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है, इंडिया भी एटमी कुव्वत जी है, जी। इस तरह के हालात आजकल नहीं हो सकते कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दे या जाकर कब्जा करके बैठ जाए। तो लाखों करोड़ों लोगों की जाने जाने का खतरा है। तो इसमें यहाँ पर जो एक और आलिम है डॉक्टर इसरार में, उनको मैंने सुना था, वो ये कह रहे थे कि खरासान के बारे में हदीस है कि खरासान के जो मुसलमान हैं वो गजवा हिंद करेंगे, या वो यहाँ से जाएंगे, हजरत इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो उनके साथ जाकर मिलेंगे। तो देखें, अगर जैसे आपने बोला कि अगर कोई वो हमला होगा तो वो सिर्फ गजवा हिंद इंडिया के साथ नहीं होगा, वो पाकिस्तान के साथ भी होगा, पाकिस्तान भी उसका शिकार होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस्लामी इस वक्त हुकूमत नहीं है, यहाँ पर भी सो कॉल्ड एक जिसे कहें कि जमहूरी हुकूमत है। तो पाकिस्तान को भी खतरा है, पाकिस्तान के साथ में बगल में जो तालिबान बैठे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत है, उनसे हमें भी खतरा, जितना खतरा गजवा हिंद का हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी हमने इंडिया के ऊपर हमला करना या करना है। बात समझिए, भारत सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर सारे मुस्लिम कंट्री भी अगर मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे, तब भी भारत का कब्जा करने वाला सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि हम कैसे अच्छा जी सकते हैं, कैसे हम जो है खा सकते हैं, कैसे हम अपनी सिचुएशन अच्छी कर सकते हैं। देखिए, कोई इस्लामिक कंट्री हो या ना हो, आप तालिबान का 10 इंच जो है एरिया नहीं कैप्चर कर सकते हैं, ना वो आपका कर सकते हैं, तुरंत लड़ाई चालू हो जाएगी, जबकि दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। तो इस्लामिक, देखिए वो सब चीज़ें पहले थी, आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या रखता है, लोग देश रखते हैं। थोड़ी सी आप जगह अंदर आ जाते हैं, लोग तोपे चल जाती हैं, लोग एक दूसरे को मारने, फिर धर्म और वहाँ पे कौन देखता है भाई? इराक, ईरान, सीरिया, ये सब तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में क्यों लड़ते रहते हैं भाई? धर्म यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है आपकी सोच और आप क्या अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो जब
एक मुस्लिम कंट्री को क्यों कैसे मिल जाएगा? तो भारत के ऊपर ये सारी चीज़ें सोचने से कोई मतलब नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोचा जाए, क्यों दूसरे को ख़त्म करने के बारे में सोचा जाए? सर देश को आगे ले जाने से पहले अभी तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वो तो आगे बहुत आगे की बात है कि देश को हमने आगे कैसे लेके जाना। अभी तो ये है कि आपने इस देश के जो लोग रहने वाले हैं उनको बुनियादी सहूलतें कैसे देनी है, उनकी भूख कैसे खत्म करनी है। कल भी मैं देख जी रहा था खबर, एक खातून ने भूख की वजह से खुद अपने बच्चे को उठाया और नहर में छलांग मार दी और दोनों बच्चा और वो माँ दोनों मर गए। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जैसे इंडिया के अंदर आप के एक राशन स्कीम है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह जी की जी कोई स्कीम नहीं। कोई अगर भूखा है तो उसे भूखा ही मरना है, उसके अगर भूखे हैं तो मैं यहाँ पर इस शहर के अंदर इस तरह के बाज इलाके ऐसे हैं कि जहाँ मुझे पता है कि शायद वो बेचारे एक वक्त की रोटी शायद वो उनको मिलती हो, इस तरह के इलाके भी हैं। तो देखिए मुल्क को आगे ले जाना, वो मैं नहीं समझता कि अभी पाकिस्तान के अंदर आज से भी कुछ इकदाम हों तो अगले 10-15 साल में पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन सबसे पहले जो इस मुल्क के जो 24 करोड़ अवाम है उनको इस मुल्क के अंदर कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिले। कोई इस तरह के इकदाम तो किए जाएं कि जो वो कोई बच्चा कोई फैमिली जो है वो भूखा ना सोए। अभी तो हम अपनी भूख के ऊपर अपनी गुर्बत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम कैसे अभी अपने इकोनॉमी को बेहतर कर पाएंगे। या जी जी बिल्कुल इकदाम, मैं इससे कोई मैं इख्तलाफ नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर को मुआशी जो है इनकलाब आना चाहिए, कोई इस तरह मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर जो इकदाम करने की जरूरत है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जो भूखे हैं, जिनके पास मेडिकल की सहूलतें नहीं है, जिनके पास छत नहीं है। आज भी अब सैलाब दोबारा आना शुरू हो गया, आपने देखा होगा कि सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हो गया, इंडिया की तरफ से जो पानी आया है। पहले जो सैलाब जदगान थे आज भी वो 1 साल पहले के जो थे वो आज भी वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उनको जो इमदाद जी मिली जी है वो सारे ये खुद खा गए हाँ सियासतदान हमारे। जी अब अगला सैलाब आ गया, अब नए लोग उसमें मुतासरीन होंगे, ये फिर आगे सिलसिला चलता जाएगा। तो ये लोग पता नहीं हमारे ऊपर जो ये अल्लाह का, हम कहते हैं ना कि अल्लाह का अज़ाब पाकिस्तान में ये हमारे हुक्मरानों की शक्ल में हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया गया है कि जो इस मुल्क के जो लोग हैं उनके बारे में ये सोचते नहीं है कि जलजला जदगान जब से मेरा ख्याल को 15-20 साल हो गए, वो अभी तक उनके को घर नहीं बना के दिए गए, उनको नहीं कोई सहूलतें दी गई। जो उनके पास अभी खेमे, जो ये यहाँ पर सैलाब जदगान के पास जो खेमे आए थे वो मार्केट में बिक रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में जाकर खरीद लें, आपको मिल जाएंगे। उनको कोई जी जी इमदाद जो बाहर से मिलती है वहां तक पहुंचती ही नहीं है। तो हमने इस मुल्क को कैसे तरक्की देनी है? तरक्की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर 2 वक्त का रोटी भी मिल जाए तो लोग उसी से खुश हो जाएंगे कि चलो हमने आज पेट भरकर खुद भी खाना खा लिया और अपने बच्चों को खाना खिलाया। जी मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छा आपने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ओवरऑल उम्मीद हम ये करते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा पॉलिटिशियन आपके यहाँ पर आए जो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचे। सबसे पहले तो मुझे लगता है एजुकेशन आपके यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है। लोगों की सोच सही होगी कि हमें एक, हम पहले इंसान हैं और इंसान की सबसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पहले सारे लोगों को मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, फिर जाकर हम बाकी चीज़ों के ऊपर सोचें। ये जिस दिन सोच पाकिस्तान के लोगों के अंदर आ जाएगी तो शायद जो है कुछ बेहतरी का उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अगर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, फिर हम आपसे विदा लेंगे। जी, मैसेज मेरा यही है, खास तौर पर इंडिया के लोग तो देखिए बहुत ही कोऑपरेटिव है, मेरी बात होती रहती है। वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक अच्छे हमसाये की तरह रहे। पाकिस्तान की तरफ से जी जिस तरह 4 जंगें मुसल्लत की गई हैं, लड़ाई गई हैं, और इस तरह के अगर पाकिस्तान की तरफ से इक़दामात ना हो और आपस में भाईचारे की फ़िज़ा हो तो इंडियन जो हैं भाई वो हमारे बहुत सपोर्टिंग है। वो भी ये चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की सपोर्ट करे। खास तौर पर अगर दोनों मुल्कों की ट्रेड शुरू हो जाए तो उससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। जब इंडिया के साथ हमारी जी ट्रेड होती थी तो हमारे बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे चलते थे, हमारा काम बहुत अच्छा था, हमें ऑर्डर बहुत ज्यादा इंडिया से मिलते थे। तो मैं भी यही मेरी ख्वाहिश है कि, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से इकदाम करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपना जो ट्रस्ट खराब होता है हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह के मामला जो खराब होते हैं उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। तो मैं अगर पाकिस्तानी जो हमारे देख रहे हैं लोग कोई, तो उनकी तरफ से मैं चाहूंगा कि अच्छा रिस्पांस आना चाहिए। जो एक इंडिया की एतमाद खराब हुआ है हम पे, तो एतमाद की फजा बहाल होनी चाहिए। और पाकिस्तान के खास तौर पर जो लोग हैं
जो एक नफरत इंडिया के खिलाफ पाते हैं, उस नफरत को भी कम करने की जरूरत है। उसके लिए आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ बेहतरी लाने, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, हमारे मदरसों के ऊपर, हमारी मसाजिद के अंदर, हमारे घरों के अंदर भी जो, हमारे मीडिया के ऊपर भी जो इंडिया के खिलाफ नफरत बढ़ाई जाती है, उसको भी कंट्रोल की जरूरत है। जब तक ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं होगी तब तक दोनों मुल्कों के हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन आज से भी अगर इकदाम होंगे तो इसमें भी कोई 20-25 साल लग जाएंगे, अगली 2-3 नस्लें जो हमारी इसमें खप जाएंगी। लेकिन इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हालात कभी भी बेहतर, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इससे फायदा उठा लेंगी। चले, हम तो जी जैसे गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, वो शायद इसका जो फायदा उठा लेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, अपने चैनल के ऊपर 4-5 इंटरव्यू आप डालते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लोग जागरूक होंगे, जो भी धीरे धीरे करके व्यूवर्स बढ़ेंगे, पाकिस्तान के लोग वो भी देखेंगे, तो उनको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी कि भारत जो तरक्की कर रहा है, वो भारत नहीं तरक्की कर रहा, उसके साथ सारे लोग तरक्की कर रहे हैं, और सारे लोगों की मेहनत की वजह से भारत तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से हम आपसे मिलते हैं, फिर से एक बार मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों। मुजफ्फर चौधरी भाई के साथ में हमने बात की और बहुत ही अच्छे से बातचीत हुई। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।